हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके, ये अमलगमेशन का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन की बात की थी कि क्या मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन का, साथ ही उनको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर दी वेरियस मेथड्स। ओके, नाउ आज हमारा सेकंड वीडियो है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ का। तो इसमें हम समझेंगे कि एंट्रीज क्या करते हैं परचेजिंग कंपनी की बुक में। ओके, परचेजिंग कंपनी ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी। तो उसकी बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होती हैं, क्या अकाउंट्स बनाने हैं आपने, और साथ ही बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट होगा आफ्टर अमलगमेशन, वो भी समझेंगे हम। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, पहले तो आपको पता है कि अमलगमेशन के दो मेथड हैं। अमलगमेशन एज द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड नेचर ऑफ मर्जर, एंड सेकंड है परचेज मेथड और नेचर ऑफ परचेज। ओके, तो दोनों मेथड में क्या क्या एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी और परचेजिंग कंपनी, वो देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेथड है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। उसमें क्या एंट्री होंगी? ओके, ये देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी परचेज बिजनेस। परचेज करेंगे तो कितना सम हमें पे करना पड़ेगा। एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितना सम पे करेगी, परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, उसकी एंट्री होगी। तो उसके ड्यू की एंट्री है अमाउंट की। ओके, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी मीन्स वेंडर कंपनी का लिक्विडेटर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। और अमाउंट जो है आपका परचेज कंसिडरेशन आएगा। परचेज कंसिडर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। देन सेकंड एंट्री होगी आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर करने की, जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने टेक ओवर की है। ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, रिजर्व्स को, उन सब की एंट्री होगी। तो जितने भी एसेट्स उन सबको डेबिट करेंगे, वेरियस सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस सन्ड्री लायबिलिटीज़। ओके, लायबिलिटीज़ एंड देन आपका रिजर्व्स जो भी है, रिजर्व आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यूशन रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, आपके रिवेन्यू रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व जो भी रिजर्व है वो सभी आ जाएंगे। यहाँ पर आप नेम देख सकते हैं सबका। डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वर्कमैन कंपनसेशन, TRR, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व एंड बिजनेस परचेज अकाउंट। ओके, जनरल रिजर्व अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, या हो सकता है बैलेंसिंग फिगर जो आपका होगा ना, अगर सपोज एसेट्स का बैलेंस ज़्यादा है, आपका क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटीज से, तो क्या होगा, नीचे आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। या फिर अगर नहीं है तो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। देन थर्ड एंट्री आपकी होगी पेमेंट करने की एंट्री। फर्स्ट आपने ड्यू क्या कर दिया, परचेज कंसिडरेशन, आप सेकंड पेमेंट करेंगे। मीन्स आपका ये जो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर डिसाइड हुआ है, सपोज 20 लाख, तो ये 20 लाख आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे अब हम। ओके, सो ये है आपकी। अब आप जो पेमेंट करेगी कंपनी इन केस ऑफ मर्जर, इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, क्या करती है, इस शेयर्स इशू करके पेमेंट करती है या फिर कैश में पेमेंट कर सकती है। तो अब शेयर इशू करेगी कंपनी, तो वो भी कैसे भी हो सकता है, डिस्काउंट पर हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है, पार पर हो सकता है। तो सपोज दैट अगर पार पर है देन, तो लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी मीन्स वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, अगर एट पार है। और अगर एट डिस्काउंट पर इशू कर रही है कंपनी तो डिस्काउंट आपको पता है डेबिट कर देते हैं। लिक्विडेटर ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस टू बैंक अकाउंट। और अगर वही प्रीमियम पर पेमेंट कर रही है, प्रीमियम पर शेयर इशू करके प्रीमियम पेमेंट कर रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम है आपका। एक लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर प्रीमियम है आपका, इक्विटी शेयर्स पर प्रीमियम है या प्रेफरेंस शेयर्स पर है या दोनों पर है, तो उन दोनों का ऐड करके आ जाएगा। मतलब मेन थिंग कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट आएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट आएगा, और नहीं है तो एट पार। क्लियर? देन नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी कि एडजस्टमेंट की एंट्री, कि अगर सपोज जो परचेजिंग कंपनी है वेंडर कंपनी को ज़्यादा अमाउंट पे कर रही है, जितना उसकी बिजनेस वैल्यू है उससे ज़्यादा। उसकी बिजनेस की वैल्यू कैसे पता चलती है वेंडर कंपनी की, उसकी बैलेंस शीट से पता चलती है। तो बैलेंस शीट में अगर उसकी एसेट्स की वैल्यू गिवन है 10 लाख रुपीज़, राइट, और कंपनी जो परचेजिंग कंपनी है उसको पे कर रही है 11 लाख रुपीज़। ओके, तो जो 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रही है परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी, तो वो 1 लाख रुपीज़ क्या है, उसके लिए कैपिटल लॉस है। परचेजिंग कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। तो परचेजिंग कंपनी इस कैपिटल लॉस को कहाँ से एडजस्ट करेगी, उसके लिए वो वेंडर कंपनी से उसके रिजर्व्स लेगी। कौन से रिजर्व्स लेगी, सबसे पहले उसके कैपिटल रिजर्व्स लेगी। कैपिटल रिजर्व जो होता है, उसके बाद जनरल रिजर्व, देन सरप्लस। ओके, तो 1 लाख रुपीज़ के लिए पहले वो कैपिटल रिजर्व यूज़ करेगी अगर है, और उससे नहीं हो पा रहा है, देन जनरल रिजर्व, देन सरप्लस। ओके, तो ये मतलब बताया आपका। नेक्स्ट है
नेक्स्ट एंट्री आपके डिवेंचर्स मतलब लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए है। वेंडर कंपनी की लायबिलिटीज़ पेमेंट करेगी, ट्रांसफरी कंपनी मीन्स परचेजिंग कंपनी। तो डिवेंचर्स है, अगर डिवेंचर्स को पेमेंट कैसे करेगी, सेम एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट पर हो सकता है। तो अगर एट पार है सपोज, तो आपका डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी मीन्स परचेजिंग कंपनी। ट्रांसफर कंपनी के डेबिट कैंसिल करने डिवेंचर्स, इसलिए उनको डेबिट कर देंगे, और न्यू अराइज हो रहे हैं न्यू कंपनी में, तो इसलिए उनको क्रेडिट करेंगे। और अगर एट प्रीमियम है तो थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम आपका आ जाएगा, बाकी सेम डिवेंचर इन ट्रांसफर कंपनी एंड टू डिवेंचर इन न्यू कंपनी। देन अगर डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, आपको पता है, डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर इन द न्यू कंपनी मीन्स परचेजिंग कंपनी। ओके, ये पेमेंट्स के रिगार्डिंग आपकी एंट्री है। देन नेक्स्ट एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, जब कोई भी कंपनी बाइंड अप होती है, क्लोज होती है, उसका डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री है। बट यहाँ पर केस है कि अगर ये जो एक्सपेंसेस हैं पेड एंड बॉर्न बाय द ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी जो है वही पे कर रही है, वही बियर कर रही है इन एक्सपेंसेस का लोड, तो फिर उसके लिए आपकी एंट्री ये हो जाएगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड सेकेंड एंट्री उनको एडजस्ट करने की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, ये दो एंट्री होंगी। देन है अगर कंपनी जो है न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, बताया आपको मर्ज होने के बाद न्यू कंपनी फॉर्म होती है, ए एंड बी कंपनी मर्ज होकर एक न्यू कंपनी सी कंपनी बना रहे हैं, तो सी को भी तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, लीगल एक्सपेंसेस आएंगे कुछ। सो दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी सेम एंट्री है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सेकेंड एंट्री ये रिजर्व की हो जाएगी, जनरल रिजर्व पीएनएल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, और अगर नहीं हो पाया है एडजस्ट जनरल रिजर्व से, तो फिर उनको आप आपकी बैलेंस शीट में शो करेंगे अदर करंट एसेट्स में। ओके, परचेजिंग कंपनी के जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना आफ्टर अमलगमेशन, उसमें शो करेंगे अदर करंट एसेट्स के अंडर। सो ये सब एंट्रीज हैं आपकी इन केस ऑफ मर्जर। ओके, इन केस ऑफ मर्जर अगर कंपनी का है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, तो फिर परचेजिंग कंपनी की बुक में यही एंट्रियाज होंगी। एक बार आप खुद से लिखकर उनको लर्न कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ बात कर लेते हैं अंडर दी परचेज मेथड क्या एंट्रियाँ होंगी। उससे पहले हम उसके रूल समझेंगे। परचेज मेथड में जो जो रूल आपको फॉलो करना ज़रूरी है, उसके बाद ही एंट्री आप करेंगे तो करेक्ट होगी। एंट्री क्या है आपकी, सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने के रिगार्डिंग है रूल। क्या रूल है, जो कि बताया आपका AS 14 में, कि आपको जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे ना, उनको एग्रीड वैल्यू पर उनको रिकॉर्ड करना है। मतलब दोनों ने कंपनियों ने मिलकर, ए बी कंपनी ने मिलकर जो भी प्राइस डिसाइड किया है ना, उस प्राइस पर आपने लिखना है, फेयर वैल्यू, एग्रीड वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। और अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेंगे, बट इन केस ऑफ मर्जर आप बुक वैल्यू ही कैरी करते हैं। देन है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के रिगार्डिंग। मर्जर के केस में आपने सभी रिजर्व्स को रिकॉर्ड किया है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, ओके, और सब कुछ लिखा है। और जबकि इसमें आप इन सब रिजर्व्स को कैरी ऑन नहीं करेंगे, इन सब रिजर्व्स को ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में नहीं लिख सकते आप। ओके, एज पर दी AS 14। बट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या होते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है, कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी होता है एज पर दी लॉ। ओके, तो उन रिजर्व्स को तो कंपनी कैरी ऑन कर सकती है। मतलब परचेजिंग कंपनी के बुक्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर कोई है वेंडर कंपनी के, तो वो लिखे जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी जनरल रिजर्व है, सिंपल रिजर्व्स हैं, तो उनको नहीं लिखा जाएगा। क्लियर। ओके, तो क्या क्या होते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सेट्रा। ओके, तो इनको कंपनी क्या करेगी, परचेजिंग कंपनी की बुक में रिकॉर्ड करेगी, वेंडर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को भी अपने साथ ऐड करके। तो उसके लिए एंट्री क्या करनी होगी, एंट्री आपकी ये होगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो भी रिजर्व है उसका नेम आ जाएगा। देन अमलगमेशन एडजस्टमेंट क्या है, अब ये रिजर्व से बनाया है तो रिजर्व इन सरप्लस हेडिंग में आना चाहिए। ओके, नोट्स टू अकाउंट में डिटेल के साथ लिखकर। और सेकेंडली कहाँ पर आएगा आपका, ये एसेट साइड में भी आएगा, ताकि बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाए। बैलेंस एसेट साइड में किस में आएगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स हेडिंग होता है नोट्स टू अकाउंट में, उसमें लिखेंगे आप। ओके, तो अगर कंपनी कैरी ऑन कर रही है आगे भी, तो अगर वो इमीडिएटली ही उनको सेट ऑफ कर देती है, तो फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी। सेकेंड एंट्री ये हो जाएगी, पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट। ओके, मीन्स ये जो फर्स्ट एंट्री है उसकी ही ऑपोजिट एंट्री आपने कर देना है, इमीडिएटली अगर सेट ऑफ कर रही है तो।
देन लास्टली कि बैलेंस जो होगा कंपनी का या तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा या गुडविल में जाएगा। मीन्स ऑल दी एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, टू क्रेडिट टू लायबिलिटीज़ होती हैं, टू वेंडर कंपनी होती है। और फिर अब डेबिट वाला बैलेंस अगर ज़्यादा है आपका क्रेडिट से तो क्या करते हैं, नीचे कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन कर देते हैं फॉर द बैलेंसिंग फिगर। बट ऑपोजिट है, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है आपका डेबिट बैलेंस है तो क्या करते हैं, ऊपर आपका गुडविल अकाउंट ओपन हो जाता है फॉर द बैलेंसिंग फिगर। ओके, एज द केस में बी। सो दीज आर दी कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं विदाउट बिफोर गोइंग फॉर द एंट्री अंडर द परचेज मेथड। नाउ एंट्रीज अब क्या होंगी फाइनली परचेज मेथड में, उनकी बात कर लेते हैं। ये आपकी एंट्रीज हैं, देखिए फर्स्ट वही है, बिजनेस परचेज की एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ओके, सेम अमाउंट परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड किया गया है। देन एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री है, ऑल दी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू परचेज कंपनी। वेंडर कंपनी नहीं आएगा यहाँ पर, कट कर लेना आप, टू परचेज अकाउंट आएगा। फिर वही, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो ऊपर गुडविल अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो नीचे CR कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए गुडविल अकाउंट ओपन किया है बैलेंसिंग फिगर के लिए, और अगर गुडविल ऑलरेडी है तो फिर नीचे आपका क्या है, CR आ गया बैलेंसिंग फिगर के लिए। ओके, सो ये सेकेंड एंट्री हो गई। देन थर्ड एंट्री है आपकी पेमेंट करने की, जो परचेज कंसिडरेशन है उसको कैसे सेटल कर रही है कंपनी। सिमिलरली शेयर इशू करेगी, या फिर इक्विटी शेयर इशू करेगी, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, या फिर बैंक के थ्रू भी कैश में पेमेंट कर सकती है। तो वही इशू अगर शेयर कर रही है तो एट पार हो सकते हैं, एट डिस्काउंट हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। एट पार अगर है तो लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर डिस्काउंट है तो जितना भी डिस्काउंट अमाउंट है उसके लिए डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा आपका। ओके, क्या है आपका, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस। Liquidator of the transferor company account debit, discount on issue of shares account debit to bank to equity shares to preference shares। ओके, डिस्काउंट किस पर, इक्विटी पर है तो इक्विटी का आ जाएगा, प्रेफरेंस का है तो प्रेफरेंस का, और दोनों पर है तो दोनों का ऐड करने के बाद। एंड प्रीमियम के लिए सेम हो जाएगा आपका, लिक्विडेटर ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर। ओके, ये देखिए टू प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, देन है स्टार्टेड रिजर्व्स लिख सकते हैं एज अंडर द परचेज मेथड, हमने अभी बात की, तो उन रिजर्व्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो भी रिजर्व्स ले रहे हैं कंपनी वो। देन है आपके लायबिलिटीज़ मतलब डिवेंचर्स को एडजस्ट करने की एंट्री, डिवेंचर्स को पेमेंट करने की एंट्री। तो क्या हो जाएगी, डिवेंचर्स इन ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। और अगर सपोज डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। और कंपनी अगर शेयर्स के साथ डिवेंचर्स के लिए पेमेंट भी कर रही है कुछ कैश में तो टू बैंक भी हो जाएगा। और कंपनी अगर डिवेंचर्स को शेयर्स दे रही है, इक्विटी या प्रेफरेंस कोई सा भी, तो उनका नेम आ जाएगी, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, तो ये कंबाइन एंट्री है सबकी, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री करनी है। ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आ जाएगा, प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, बैंक में कैश पेमेंट किया है तो बैंक आ जाएगा, शेयर दिए डिवेंचर को तो टू शेयर्स भी हो जाएगा। क्लियर, तो इनको आप लिख लें आपकी नोटबुक में एक बार अच्छे से, उसके बाद लर्न करें, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें। देन है एक्सपेंसेस की रिगार्डिंग, इन केस ऑफ मर्जर में हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस को क्या था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ परचेज मेथड में क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही सेम पेड और बियर बाय दी ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब परचेजिंग कंपनी नहीं बियर किया है। देन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। देन लास्टली एक वन पॉइंट और है कि अगर मान लो गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो उन दोनों को राइट ऑफ कर देंगे, मतलब अपोजिट एंट्री कर देंगे, एक को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट हम उनको कैंसिल करेंगे तो डेबिट कर देंगे। और गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कैंसिल कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट कर देंगे। CR अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जितना भी एडजस्ट कर रहे हैं राइट ऑफ कर ले रहे हैं अगेंस्ट दी CR और अगेंस्ट दी गुडविल। ओके, सो ये सब एंट्री हैं अंडर दी परचेज मेथड, और वो आपके अंडर दी मर्जर मेथड थी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड दे। आई होप काफ़ी क्लियर हो गई होंगी सारी एंट्री। अब डिफरेंस कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा। तो दोनों मेथड में डिफरेंस गिवन है, जो आपने एंट्रीज की अभी उन्हीं के अकॉर्डिंगली डिफरेंस गिवन है आपको। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड में, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब आपका इंप्लीमेंट होता है, इन केस ऑफ नेचर ऑफ मर्जर में, और परचेज मेथड कब इंप्लीमेंट होता है, इन नेचर ऑफ परचेज के केस में। और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर कंपनी जो है परचेजिंग कंपनी, उसकी बुक में सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वेंडर कंपनी का एसेट्स भी, लायबिलिटी भी, जनरल रिजर्व भी। ओके, और जबकि इसमें आपके परचेज मेथड में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। और उसके बाद है आपका कि जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक्स में वेंडर कंपनी की जो भी एसेट्स लायबिलिटी है किस वैल्यू पर लिखते हैं, बुक वैल्यू पर लिखते हैं। और यहाँ पर किस वैल्यू पर लिखेंगे, एग्रीड वैल्यू या फेयर वैल्यू जो होता है उस पर लिखते हैं। देन 90% शेयर होल्डर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली परचेजिंग कंपनी में भी इन्वेस्टर बन जाते हैं। 90% अगर जिसकी इन्वेस्टमेंट है वेंडर कंपनी में, वो ऑटोमेटिकली परचेजिंग कंपनी के भी सेम अमाउंट के लिए सेम इन्वेस्टर बन जाएंगे, होल्डर बन जाएंगे। बट इन केस ऑफ परचेज मेथड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन है आपका डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ बिजनेस। मतलब अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका 10 लाख था और कंपनी जो है वो 11 लाख पे करी, तो 1 लाख जो कैपिटल लॉस था वो कहाँ से एडजस्ट किया था इन केस ऑफ मर्जर में, उसके कैपिटल रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व से, सरप्लस से। बट इन केस ऑफ परचेज मेथड वो CR या फिर गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं। देन है रिजर्व अंडर द मर्जर और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्या होता है, जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक में वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व्स ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर ऑल द रिजर्व्स ऑफ वेंडर कंपनी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। बट इसके केस में, परचेज के केस में सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ट्रांसफर होते हैं, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होते वेंडर कंपनी के इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री होता है, अब कौन बियर करता है, परचेजर बियर करता है, और उनको कहाँ से, उनको राइट ऑफ कर लेता है, एडजस्ट करता है जनरल रिजर्व से या फिर सरप्लस से, राइट। और इस केस में कहाँ से एडजस्ट करता है, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद। द लास्ट है आपका वेंडर हु बिकम्स अ मेंबर ऑफ द परचेजिंग कंपनी। जो भी मेंबर्स जो हैं परचेजिंग कंपनी के बन रहे हैं, शेयर होल्डर्स मेंबर्स, ओके, वेंडर कंपनी के जो भी इन्वेस्टर परचेजिंग कंपनी में जा रहे हैं, तो उनको परचेजिंग कंपनी कैसे पेमेंट करती है, शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करके पेमेंट करती है। ओके, जबकि इन केस ऑफ परचेज कंपनी कैसे भी कर सकती है, इक्विटी शेयर भी दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है, डिवेंचर भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है, एज द केस में भी। ओके, जो भी उसके पास अवेलेबल है उसमें पेमेंट करेगी। ओके, सो ये डिफरेंस हो गया आपके इंटरेस्ट ऑफ पुलिंग मेथड और परचेज मेथड। आप क्वेश्चन एक सॉल्व करूँगी मैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, सो फर्स्ट का हम लेंगे क्वेश्चन जो कि हमारा मर्जर वाला केस है, सेकंड लेंगे परचेज वाला। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। ओके, सो मेरा पर्पज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपको। फर्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड एस लिमिटेड। ओके, बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड एस लिमिटेड गिवन है और मार्च 2020 को। डब्ल्यू लिमिटेड का डेटा गिवन है आपको और एस लिमिटेड का डेटा गिवन है। ओके, शेयर है दोनों के, जनरल रिजर्व से, क्रेडिटर से। देन उसके बाद में यहाँ पर एसेट्स में साइड में भी बैलेंस गिवन है। ये देखिए, एसेट साइड में है प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर, बैंक। और एडजस्टमेंट में क्या बोला है, डब्ल्यू लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ एस लिमिटेड। डब्ल्यू जो है एस को एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। तो मतलब कि यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, और एस जो है वो वेंडर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, याद रखना है अपने। उसके बाद डब्ल्यू लिमिटेड वुड एक्वायर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एस लिमिटेड एट द बुक वैल्यू। बोला है ना, डब्ल्यू जो है सभी एसेट्स को, सभी लायबिलिटी को ले रहा है एस की, और वो भी किस प्राइस पर ले रहा है, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब जो यहाँ बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वही। Then second, W Limited agree to issue the 6 shares of ₹10 each for every 5 share of S Limited. S Limited के जितने भी शेयर्स हैं ना, कंपनी उन सब शेयर में 5 के बदले कितना 6 शेयर दे रही है। तो सपोज अगर एस के सपोज यहाँ पर देख लेते हैं एस के कितने शेयर्स हैं। एस के हैं 15 लाख लिखा है, 10 ईच है, तो मतलब 1,50,000 हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। तो 1,50,000 को 5 से डिवाइड करना है, इंटू में 6 करना है, क्योंकि कंपनी जो है डब्ल्यू एस को 5 के बदले 6 शेयर दे रही है, वो भी 10 रुपीज़ ईच में। तो 5 से डिवाइड किया कितना हो गया, 5 3 जा 15, 30,000, 30 इंटू में 8 हो गया 1,80,000, इंटू में 10 तो 18 लाख का आपका क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन। कंपनी जो है 18 लाख इशू कर रही है।
देन है एक्सपेंसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन अमाउंट 30,000 वर पेड बाय दी डब्ल्यू लिमिटेड। डब्ल्यू कौन है? परचेजिंग कंपनी है, मतलब एक्सपेंसेस जो है लिक्विडेशन के कौन बियर कर रहा है? डब्ल्यू कर रहा है। तो एंट्री क्या होती है? अभी हमने समझा था वही एंट्री होगी। लास्टली क्वेश्चन में क्या बोला है? पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ओके, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, साथ ही क्या एंट्री होंगी वो समझना है। बट उससे पहले परचेज कंसिडरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है हमारा? 80,000 आया है। 18,000 कैसे आया? 18,000 1,50,000 को डिवाइड किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 6 से, 10 रुपीज़ ईच है, तो 18 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड, कितना? 18 लाख का। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटी को सभी को क्या है, कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो सभी एसेट्स को डेबिट कर देंगे जो भी बैलेंस शीट में गिवन है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, बैंक, सब बुक वैल्यू पर लिया। और क्रेडिट क्या करेंगे? बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट, वही सेम 18 लाख का, एंड टू क्रेडिटर्स भी गिवन है बैलेंस शीट में, और डिवेंचर्स कुछ भी नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया आपका? क्रेडिट में जनरल रिजर्व आ गया। इन केस ऑफ मर्जर जनरल रिजर्व आता है बैलेंसिंग फिगर, और इन केस ऑफ परचेज कैपिटल रिजर्व होता है। क्लियर? देन सेकेंड एंट्री है आपकी पेमेंट करने की। जो 18 लाख कंसिडरेशन आया है उसको पेमेंट कैसे किया है? उसको पेमेंट करा इक्विटी शेयर इशू करके, बस। तो यहाँ पर देख लो एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ द एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख। देन एक्सपेंसेस है 30,000 के, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000। देन एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास जनरल रिजर्व अवेलेबल है, तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एडजस्टमेंट की एंट्री है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सेम 30,000 लास्ट एंट्री है। क्लियर? तो ये एंट्री आपकी होनी है। देन बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा ये देख लीजिए। अब आप बैलेंस शीट ये है न्यू आफ्टर दी अमलगमेशन, बट यहाँ पर चेंज क्या होगा? डब्ल्यू ने एस को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो डब्ल्यू का जो भी बैलेंस है उसमें एस का जो बैलेंस उसे मिला है उसको प्लस कर देंगे, राइट। इस डब्ल्यू का जैसे शेयर कैपिटल है 30 लाख, अब उसने एस के लिए कितना इशू करा था? 18 लाख इशू किया है, तो टोटल कितनी इसकी शेयर कैपिटल हो जाएगी? अब दोनों को 18 प्लस 30 48 लाख इसका टोटल शेयर कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 48 लाख का इसका शेयर कैपिटल हो गया। क्लियर? देन रिजर्व सरप्लस सेकंड हेडिंग होती है, तो रिजर्व इन सरप्लस कैसे आएगा आपका? यहाँ पर देखिए, नोट्स टू अकाउंट से समझ लेते हैं हम। ये देखिए इसका जनरल रिजर्व कितना गिवन है? डब्ल्यू का खुद का 40,000 है, और एस का जो है वो ये वाला नहीं लेंगे आप, बैलेंस जो एंट्रीज में आया आपका 60,000 वो लेंगे। ओके, 40,000 ये हो गया डब्ल्यू का खुद का, और 60,000 आपका यहाँ पर ये एंट्री में आया है बैलेंसिंग फिगर, 60,000 ये हो गया, राइट। और इसमें 60,000 में से कंपनी ने 30,000 जो है एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर लिया, तो 60 में से 30 चला जाएगा, कितना बचा? 30,000। तो 40 उसका खुद का ऑलरेडी बैलेंस है, 30 ये मतलब 70,000 बैलेंस आ जाएगा। नोट्स टू अकाउंट से समझेंगे हम। ये देखिए जनरल रिजर्व का ऑलरेडी बैलेंस गिवन है 40,000, और एस लिमिटेड से कितना आया? 60,000, टोटल हो गया 1 लाख, और उसमें से कंपनी ने लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए कितना यूज़ कर लिया? 30,000, बचा कितना फाइनली बैलेंस? 70,000। ओके, तो 70,000 आपका यहाँ पर बैलेंस शीट में आ गया। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 70,000। देन लायबिलिटी साइड में आपके पास है करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स है सिर्फ, तो क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स अमाउंट, देखिए 2 लाख है, और डब्ल्यू का खुद का, और 90,000 है एस का, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 2,90,000। तो न्यू बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर 2,90,000 क्रेडिटर्स में आ जाएगा। 2,90,000 ये रहा आपका, देखिए 2,90,000। क्लियर? देन उसके बाद एसेट साइड में बात करेंगे। एसेट साइड में जो भी एसेट्स हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये रही आपकी एसेट्स, तो यहाँ पर देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख है, ये 9 लाख है, तो 15 और 9 कितना हो गया? 24 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। प्लांट मशीनरी कितना है? 9 लाख ये है, 6 लाख ये है, तो 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 39 लाख की टेंजिबल एसेट्स हो गई। तो यहाँ पर देख लीजिए 39 लाख आपका न्यू बैलेंस शीट में आना चाहिए। ये रहा 39 लाख। देन उसके बाद है इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन बैंक, तो सबको सिमिलर आपको करना है, ऐड करने हैं दोनों के बैलेंसेस को। ओके, ये देखिए स्टॉक है आपका 280, 195 दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, डेटर्स है 360 और 150 दोनों को ऐड कर दिया। कैश और बैंक दोनों को ऐड कर दिया, 1 लाख और 2,05,000, 2 लाख और 1,05,000, बट यहाँ पर हमने पेमेंट भी किया था बैंक में,
क्या एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था 30,000 का, तो इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, नोट्स टू अकाउंट से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में लास्ट में बैंक का बैलेंस कितना है आपका 3 लाख आया है, 3,05,000, उसमें से 30,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो कितना बच गया, ओके तो बच गया आपका 2,75,000। तो 2,75,000 वही आपका बैलेंस शीट में शो किया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओके 2,75,000 टोटल हो गया एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का। सिंपल। तो ये था आपका इन केस ऑफ मर्जर। आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं अंडर दी परचेज मेथड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन लिया है जो परचेज मेथड का है आपका। क्या क्वेश्चन है, देखिए फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ ए एंड बी लिमिटेड ऑन मार्च 2020। ओके बैलेंस दिया है आपको दो कंपनी का, ए का और बी कंपनी का। ठीक है, ये ए है ये बी है। उसके बाद क्या बोला है, नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे क्वेश्चन, ये रहा आपका एडजस्टमेंट क्वेश्चन। ए लिमिटेड टेक ओवर द बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। ओके ए जो है बी को टेक ओवर कर रही है, तो बी क्या है, वेंडर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, और ए जो है वो परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है। तो ए की बुक में एंट्री करनी है। ए लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। ए जो कंपनी है वो बी को पेमेंट कैसे कर रही है, इन दिस फॉर्म कर रही है। 35,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी 35,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है एट पार पर ₹10 ईच पर। देन सेकंड बोला है इशू करिए 15% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द बी लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। बी कंपनी के जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना उनको 10% प्रीमियम पर कंपनी पे कर रही है और उनके लिए 15% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच इशू कर रही है। देन इसके बाद बोला है डिवेंचर्स ऑफ द बी लिमिटेड विल कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ द ए लिमिटेड। डिवेंचर्स के लिए डिवेंचर इशू कर दिए हैं ए लिमिटेड कंपनी ने। देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, आपका परचेज मेथड में एक न्यू जो पॉइंट होता है वो होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ओके तो इसको समझ ले। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ द बी लिमिटेड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउ रिजर्व गिवन है आपको बैलेंस शीट में, ये दोनों ही आर टू बी मेंटेन फॉर द 2 years मोर। तो एंट्री करनी है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस। And finally, you are required to show the balance sheet of A Limited assuming the amalgamation in the nature of merger, nature of purchase. तो सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन मतलब ए जो कंपनी है वो बी को पेमेंट कैसे कर रही है और कितना कर रही है। तो पेमेंट कर रही है कंपनी 35,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच दिया है, 15% प्रेफरेंस ₹100 ईच और जो कि 10% प्रीमियम पर डिस्काउंट। अच्छा तो कोई भी कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए बी कंपनी के जो है प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जिनको कि पेमेंट करना है, तो बी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,70,000। ओके प्रेफरेंस शेयर्स है बी के 1,70,000, 10% प्रीमियम पे बोला है, मतलब 1,70,000 में 10% 17,000 ऐड कर दो तो आपका हो गया 1,87,000 और 100 ईच है तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए, 1870 आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए। तो जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करें, ये देखिए यहाँ पर 1,80,70। ओके सो 1,87,570 इंटू में ₹10 ईच तो हो गया आपका 1,87,000। ओके तो 187 ये 100 ईच है, 10 ईच नहीं है, 100 ईच है, तो इसको सही कर लीजिए, अब थोड़ा मिस प्रिंट है। देन है इक्विटी शेयर होल्डर इशू करें, इक्विटी शेयर्स इशू करें इक्विटी शेयर होल्डर को। पहले तो बी लिमिटेड के हैं कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये हैं आपके 3 लाख। 3 लाख के लिए कंपनी दे रही है 35,000 इंटू 100 मतलब 3,50,000 दे रही है, ज़्यादा दे रही है कंपनी, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले तो जितना दे रही है उतना ही लिखेंगे 3,50,000। तो कंपनी का टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया 5,37,000 कंपनी पे कर रही है ए कंपनी टू द बी कंपनी जिसको वो एब्जॉर्ब कर रही है 5,37,000। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट पूछा है, एंट्री नहीं बोला है, बट हम एंट्री आपको समझाएंगे। तो एंट्री फर्स्ट आपकी क्या होगी, आप नोटबुक लेकर बैठे और उसमें सॉल्व करें। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी कंपनी। कितना अमाउंट आएगा, परचेज कंसिडरेशन जो आपने कैलकुलेट करा है 5,37,000। क्लियर। देन आपकी सेकंड एंट्री होगी एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी सभी को ट्रांसफर करेंगे जितनी भी एसेट्स, तो एसेट्स की है कितनी है आप टोटल यहाँ पर देख लीजिए बैलेंस शीट में। एसेट्स हैं आपकी ये देखिए
3 तो फिक्स एसेट्स है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, इन सबको ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है, इन सबको भी एसेट्स कर लेंगे। मतलब एसेट साइड का टोटल ले लें हम बी कंपनी का, कितना है 6,50,000 है। ओके 6,50,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6,50,000, ये कर्सर की वजह से नहीं आ पा रहा है। तो 6,50,000 एसेट्स का है। और लायबिलिटीज़ क्या क्या है, लायबिलिटी में आपका है डिवेंचर्स एक। ओके सो लायबिलिटी में है हमारा डिवेंचर्स है, कितना है डिवेंचर्स 35,000, और करंट लायबिलिटी है 70,000, मतलब टोटल लायबिलिटी कितना है 75,000 है। और तो एंट्री नेक्स्ट क्या हो जाएगी, एंट्री नेक्स्ट लिख लीजिए आप। एसेट्स सभी एसेट्स का नेम लिखेंगे, ऑल दी एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेम लिखना है आपने, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ शॉर्टकट में। 6,50,000 टू लायबिलिटीज़, लायबिलिटी में क्या है, 2 डिवेंचर्स हैं 35,000 के, 2 करंट लायबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स हैं आपके 40,000 के। ओके 2 बिजनेस परचेज, परचेज कंसिडरेशन जो आपने कैलकुलेट किया 5,37,000 का वो आ जाएगा। तो आप डेबिट और क्रेडिट को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर जो है डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा है, तो आपका क्रेडिट में क्या है, रिजर्व्स आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि परचेज वाला मेथड से। क्लियर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल दी एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स और करंट जो है 6,50,000, 2 डिवेंचर्स 35,000, 2 क्रेडिटर्स 40,000, 2 बिजनेस परचेज 5,37,000 जो आपने कैलकुलेट किया, 2 कैपिटल रिजर्व, 2 CR, दोनों का बैलेंस 6,50,000 माइनस ऑल दी क्रेडिट बैलेंस, तो आपका 38,000 का CR आएगा। क्लियर, CR आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। देन नेक्स्ट एंट्री आपके एक्सपेंसेस तो नहीं है, एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट की, कंपनी पेमेंट कितना कर रही है 5,37,000, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर मतलब वेंडर कंपनी, बी कंपनी अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर को कितना दिया है 3,50,000 दिया है, और प्रेफरेंस को दिया है 1,87,000, और टोटल दिया है 5,37,000। क्लियर, थर्ड एंट्री आपकी ये है, नोट डाउन ज़रूर कर लें आपकी नोटबुक में। देन नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर्स भी है, डिवेंचर्स को पेमेंट करना है। डिवेंचर्स आपके हैं कितने यहाँ पर बी के, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो डिवेंचर्स हैं आपके बी के 35,000। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,000 है। ओके 35,000 आपका क्या है, डिवेंचर्स है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बी लिमिटेड डिवेंचर्स 14% डिवेंचर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू 14% डिवेंचर्स इन ए लिमिटेड। ओके अमाउंट भी सेम आ जाएगा 35,000, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आपको सेम नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए हैं। ओके ये देखिए, डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड विल कन्वर्ट इनटू डिवेंचर्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स इन द ए लिमिटेड। देन है आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के लिए बोला है, स्टैट्यूटरी रिजर्व बी लिमिटेड के रिकॉर्ड करना है आपने इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में है क्या, ये आपको बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। ये देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, तो इनकी एंट्री करेंगे। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ओके टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कितना वेंडर कंपनी के जो भी है, तो वेंडर कंपनी का एक्सपोर्ट रिजर्व है 25,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है 10,000, तो ये दोनों लिखेंगे। मतलब टोटल है आपका 45,000 का इन्वेस्टमेंट अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर, ओके देन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी क्वेश्चन में, बस यही सब एंट्रीज हैं आपकी। अब बैलेंस शीट के ऊपर अफेक्ट देंगे कि क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे आप। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आ जाएगी, दोनों की कितनी शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल सबसे पहले इसकी है कैपिटल खुद की ए लिमिटेड की 27 मतलब 2,70,000, और बी लिमिटेड का मिला है उसको 187,000, तो हो गया 4,57,000। और इक्विटी शेयर की बात करें तो एक ए का है 4,50,000 और बी को जो इशू किया 350 इशू किया है, तो टोटल 8 लाख ही हो गया। यानी कि टोटल कैपिटल जो कंपनी की इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 12,57,000 हो गया, जो कि बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लियर, ये बैलेंस शीट है, आप यहाँ से हम टैली कर सकते हैं। ये लिखा 12,57,000। देन रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पर देख लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए
CR हमारा आया था, एंट्री हमने की थी, ओके एंट्री करके बताया था आपको सेकेंड एंट्री में। ओके आप अपनी चेक कर सकते हैं नोटबुक में, आपने सेकेंड एंट्री में CR आपका कैलकुलेट किया था हमने 38,000 वो लिखा है। देन नेक्स्ट है हमारा जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं वो लिखे हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का रिजर्व है ए लिमिटेड का खुद का 30,000 और बी लिमिटेड से जो लिया है 20,000, तो टोटल हो गया 50,000 का। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस ए लिमिटेड का कुछ नहीं है, बी लिमिटेड का 10,000 मिला है उसे, तो वो लिख दिया। और सरप्लस रिजर्व है बी ए लिमिटेड का 75,000, और ये जो है जनरल रिजर्व है, यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखेंगे कितना है 50,000 ए लिमिटेड का खुद का ही, बस वो लिखा है। ओके यहाँ पे बी लिमिटेड का सरप्लस और जनरल रिजर्व नहीं लेंगे क्योंकि अंडर द परचेज मेथड नहीं ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व है ए लिमिटेड का 50,000 है और बी का 25,000 है, नहीं लेना है। इसका सरप्लस है ए लिमिटेड का 75,000, बी का 50,000 नहीं लेना है, तो इन दोनों को ही ऐड कर देंगे, 50 और 75 वन लिंक 25,000 आएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व आप लेंगे दोनों कंपनी के, जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है 30 और 20 लेंगे और ये 10,000 भी लेंगे। क्लियर। देन है नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पर आपका रिजर्व इन सरप्लस का टोटल हो गया 2,23,000, जो कि हमारा सरप्लस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट में 2,23,000। नेक्स्ट है लायबिलिटी में। लायबिलिटी में आपका डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स है आपके इशू किया है सेम नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो हैं कितने दोनों के, आप बैलेंस शीट का से टैग सकते हैं। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में ये रहा 14% डिवेंचर्स है, 40,000 तो इसका खुद का है ए का, और आपका कितना बचा 45 जो है बी लिमिटेड को इशू किया है। ओल्ड बैलेंस शीट में देख लेते हैं एक बार, टैली हो जाएगा। ये रहा डिवेंचर्स। अच्छा 50,000 50,000 ए का है, 35,000 बी का है, तो टोटल हो गया 85,000। और लायबिलिटी का भी सेम करना है आपने, 45 + 40 मतलब 85,000 हो गया इसका भी। क्लियर। देन टेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग बोला है, सभी का बैलेंस ऐड कर देंगे, ए का प्लस बी का और ऐड करके लिख देंगे। देन सेम आपने इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग और डेटर्स है, बैंक है, सबका सेम करना है, प्लस कर देना है सिंपली, क्योंकि यहाँ पर एग्रीड वैल्यू रिवैल्यूएशन वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू ही बोला गया है आपको क्वेश्चन में। या मैं नोट्स टू अकाउंट में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए टेंजिबल एसेट्स को सिंपली ऐड किया है अमल का। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लिखेंगे, लेकिन नॉन करंट एसेट्स में बताया था आपको, ताकि बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, जितना भी बी लिमिटेड का एक मिला है परचेजिंग कंपनी को वो लिखेंगे। 20,000 एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिला है, 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला है, मीन 30,000 जो है परचेजिंग कंपनी में बी लिमिटेड से स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आए हैं, वो आपने लिखना है एसेट साइड में। ओके ये देखिए एसेट्स में भी यहाँ पर आएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट्स में 30,000। ओके बाकी सब कुछ सिंपली ऐड कर दिया है। ओके कैश में कुछ पेमेंट नहीं किया है, तो कैश भी सिंपल ऐड हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे परचेज मेथड में क्या होता है और आपका मर्जर मेथड में क्या होता है। परचेज में सिर्फ आपका ये स्टैट्यूटरी वाला पॉइंट है और बैलेंस में आपका कैपिटल रिजर्व आता है, ये दो न्यू पॉइंट है, बाकी सब सेम होता है। ओके तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट से समझ आ जाए और फिर उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।